नमस्कार, आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 सीएनबीसी आवाज़ पर। मैं हूं मनीषा गुप्ता और कच्चे तेल में यहां पर अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है, जिसका असर खाने के तेलों पे अब दिखाई देने लगा है। अब तक B50 को टालने वाला इंडोनेशिया जुलाई से इस पर तेज़ी लागू करने की बात कर रहा है। इस वजह से पाम के तेलों में हमने यहाँ पर करीब 1.5 साल की ऊंचाई पर प्राइसेस आते हुए देखे हैं। वहीं यूएस और ईरान की जंग खत्म होने की उम्मीद से सोने और चांदी की कीमतों में एक बार फिर से सपोर्ट है। इसे कैसे देखता है बाजार, बताने के लिए हमारे साथ पतंजलि फूड्स के सीईओ संजीव अस्थाना हैं, रिवाज सिल्वरवेयर की फाउंडर रिंकू चौधरी एंड पृथ्वी फिनमार्ट के डायरेक्टर मनोज कुमार जैन। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। मनोज जी, सबसे पहले आपसे सोने चांदी के प्राइसेस पर एक सेंस लेना चाहेंगे। यहाँ से अब आपको क्या लगता है, जिस तरह का रीबाउंड हमने आता हुआ देखा है, क्या वो सपोर्टिव है? यहाँ से खरीदारी करिए की राय देंगे? नमस्कार मनीषा जी। मेरा मानना है कि यहाँ पे जिस तरह से जो वॉर डीएस्केलेशन की खबरें आ रही है, उसके चलते हमने एक अच्छा रिबाउंड सोने और चांदी की कीमतों में आते हुए देखा है। लेकिन हमारा मानना है कि $4,840 एक यहाँ पे एक स्टिफ रेजिस्टेंस रहेगा सोने के लिए। और भारतीय बाजारों की अगर बात करें तो वहां पे 1,55,000 जो रेजिस्टेंस रहेगा। तो 4,840 और 1,55,000 ये वो स्तर होंगे जहाँ पे एक बार लॉन्ग की पोजीशन में मुनाफा वसूली करने की सलाह रहेगी। फ्रेश एड करने के लिए फिर से यहाँ पे एक डिप्स का वेट करना चाहिए। ऊपरी स्तरों पर यहाँ पे फ्रेश बाइंग करने से बचने की सलाह। चांदी में स्पेशली आपको लगता है कि एक उछाल यहाँ पर फिर से आएगा, क्योंकि काफी सारी रिपोर्ट्स सजेस्ट करती हैं कि $100 शायद एक रेजिस्टेंस है, और फिर कुछ रिपोर्ट्स हैं जो कहती हैं $150-160 भी इस साल के अंत तक हम चांदी में देख सकते हैं। साल के आखिर तक की बात करें मनीषा जी, तो हमारा मानना है कि यहाँ पे $94 से $100 तक एक बार कीमतें फिर से जा सकती है इंटरनेशनल मार्केट में। भारतीय बाजारों में भी यहाँ पे 3 लाख से 3,10,000 तक जाने की पॉसिबिलिटी नजर आती है। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म की मैं बात करूं फॉर 15 डेज टू 1 मंथ, तो यहाँ पे $80 जो है वो चांदी के लिए एक रेजिस्टेंस रहेगा। भारतीय बाजारों में 2,55,000, तो वो इस तरह आते हैं तो वहां पे भी एक बार मुनाफा वसूली करने की सलाह रहेगी। फ्रेश बाइंग के लिए हमारा मानना है कि 70 से $68 का जो रेंज है वो फ्रेश बाइंग के लिहाज से बेहतर रेंज होगा। भारतीय बाजारों में 2,32,000 से 2,27,000 का जो रेंज है वहां पे एड करना चाहिए। ऊपरी स्तरों पर यहाँ भी एड करने से बचना चाहिए। लेकिन अगर लंबी अवधि की बात करें तो बिल्कुल वहां पे $94 से $100 इंटरनेशनल मार्केट में, और भारतीय बाजारों में 3 लाख से 3,10,000 तक के स्तर फिर से एक बार देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, हमारे साथ रिवाज सिल्वरवेयर की फाउंडर रिंकू चौधरी भी हैं। रिंकू नमस्कार, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। और जिस तरह से चांदी के प्राइसेस फिर से मूव हुए हैं और जो एक्सपेक्टेशंस हैं कि यहाँ से और तेजी देखने को मिल सकती है, आपकी क्या सेंस है? चांदी ने जब बहुत ऊंचाई पकड़ी, जब 4-4.25 लाख रुपए भी हुए थे, तो सिर्फ स्पेकुलेशन की वजह से नहीं हुए थे। चांदी ने अपनी एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह बनाई है, नॉट जस्ट एज कमोडिटी, एज फॉर ज्वेलरी एक्सेट्रा। चांदी इंडस्ट्रियल यूज में भी यूज होती है। इसकी जो डुअल आइडेंटिटी है चांदी की, उस वजह से चांदी की प्राइसेस ऑन द राइज रहेगी। चांदी बुलिश मार्केट है और चांदी हमेशा उसके ऑल्टरनेट यूजेस की वजह से बुलिश होगी। यहाँ पे एक करेक्शन आई है बीच में, उसका काफी रीजंस है। अभी जब केल्विन वॉर्स को लिया गया तो लोगों ने सोचा कि इंटरेस्ट रेट्स में फ्लक्चुएशन होंगे, बट वहां पर भी वो फ्लक्चुएशन नहीं हुए, जिस वजह से लोग अभी भी बुलिश है कि चांदी का रेट बढ़ेंगे। इंडियन जब बजट रिलीज हुआ तभी भी जो कैपिटल गेन्स पे टैक्स गवर्नमेंट ने जब बताया कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होंगे, उसमें वो कैपिटल गेन वाले टैक्स नहीं लगेंगे उतने, तो लोगों का सेंटिमेंट टुवर्ड्स कमोडिटी मार्केट स्ट्रांग हुआ है, इसलिए थोड़ी करेक्शन हुई। करेक्शन और भी होगी। और चाइना जिस तरह से होल्ड कर रहा है, एक्सपोर्ट उसने बंद कर दिया है, वो जिस तरह चांदी को बिकॉज ऑफ उसके ऑल्टरनेट यूजेस जो है, जिस तरह से चाइना होल्ड कर रहा है, चांदी की मार्केट में गिरावट नहीं है। चांदी विल बी बुलिश, प्राइस बढ़ेंगे। रिंकू, अगर आप प्राइस सेंस यहाँ पर देखें तो आपको लगता है 3.5 लाख वाले लेवल्स यहाँ पर फिर से आएंगे वापस चांदी में, जैसे मनोज जी ने कहा? 100%, शायद उससे ज्यादा। राइट। और किस तरह की डिमांड फिर आप आता हुआ देख रहे हैं? बिकॉज हम जानते हैं कि फर्स्ट क्वार्टर इस कैलेंडर ईयर का बहुत खास नहीं था, डिमांड में डिक्लाइन देखने को मिला है, लेकिन अब अप्रैल की शुरुआत हो चुकी है, अक्षय तृतीया है, शादियां हैं, फेस्टिवल्स की शुरुआत हो जाएगी। किस तरह की डिमांड की एक्सपेक्टेशन इस क्वार्टर से है? इंडिया में जो डिमांड है उसका काफी पोर्शन इंडिया में इंडस्ट्रियल यूज में, मैन्युफैक्चरिंग में सिर्फ अबाउट 15-20% जो इंडिया का टोटल खपत है, उसमें से 15-20% ही टोटल में इंडस्ट्रियल यूज में खपत होती है। इंडिया की मेन खपत टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट एंड ज्वेलरी,
इन चीजों में ही होती है इंडिया में चांदी की खपत कंपैरेटिवली बाहर के देशों से। तो इंडिया में क्योंकि फेस्टिवल्स रिलेटेड बहुत चांदी और बुलियन मार्केट परचेजिंग होती है, इस बोल के अभी इमीडिएट में चांदी के प्राइसेस में राइज और उसकी डिमांड में राइज दिखेगी। फार्म मार्केट, रूरल मार्केट भी बहुत जैसे ही उनके पास कुछ मनी आती है, कुछ भी उनके हाथ में सहूलियत होती है, वो लोग इन्वेस्ट करते हैं चांदी में, तो मार्केट में इंक्रीज आएगी डिमांड। रिंकू, किस तरह से खरीदारी का पैटर्न यहाँ पर चेंज हुआ है? क्योंकि $45 वाली चांदी अगर 120 चली जाए और उसके बाद अब 75 पे कारोबार करे, आप कहेंगे खरीदने का तरीका बदला है लोगों का? लोगों के खरीदने के तरीके में खास फर्क नहीं आया है, पर जो एक टोटल इनकम बंडल होती है, उस इनकम बंडल पे जो चांदी के प्राइस का इम्पैक्ट है वो बहुत वॉलेटाइल हो जाता है, जिस वजह से ट्रेंड ऑटोमेटिकली बहुत वॉलेटाइल दिखता है। अब जो मैकेनिकल सेलिंग हुई है, बड़े इंडेक्सेस है, ब्लूमबर्ग, ये सब जो बड़े इंडेक्सेस है, उनको मैकेनिकल सेलिंग करनी पड़ी। नॉट चांदी और सोना बुरा इन्वेस्टमेंट है इसलिए नहीं, इसलिए उनको मैकेनिकल सेलिंग करनी पड़ी क्योंकि दे डिड टू वेल। अब उन लोगों के जो पोर्टफोलियो में, बास्केट में जो डिसबैलेंस हुआ, वो ऑटोमेटिकली उन लोगों के लॉगरिथम ने उसको सेल करके बैलेंस करना पड़ा। तो देयर हैज नॉट बीन अ चेंज mentally, there has been a change because of the volatility. रिंकू, दैट पॉइंट इज वेरी वेल पुट। जैसे आपने कहा कि चांदी बेचनी पड़ी क्योंकि प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा थे, अल्गोरिथमिक सेल्स हमने यहाँ पर आते हुए देखी हैं, लेकिन ओवरऑल जो फंडामेंटल्स हैं चांदी के काफ़ी सपोर्टिव हैं। और जैसे आपने और मनोज जी दोनों ने ही कहा कि अच्छी खासी तेज़ी यहाँ पर चांदी में फिर से लौटती हुई नजर आएगी और काफ़ी हद तक बैंक्स एंड ब्रोकरेजेस की तरफ से भी यही सेंस यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया आपका साथ जोड़ने के लिए और चांदी के प्राइसेस एंड डिमांड दोनों पर ही चर्चा भी करने के लिए। वेल, आज की बिग स्टोरी क्लियरली यहाँ पर पाम के तौर पर निकल के आई है, क्योंकि यहाँ पर इंडोनेशिया की तरफ से स्टेटमेंट है कि वो B50 यहाँ से 1 जुलाई से लागू कर देंगे। हमारे साथ पतंजलि फूड्स के CEO संजीव अस्थाना जुड़ रहे हैं इसी पर चर्चा करने के लिए। संजीव जी नमस्कार। हमने इंडोनेशिया का 35 एंड देन 40 और अब 50 की चर्चा यहाँ पर होती हुई नजर आई है। एक तो कितना एक्स्ट्रा पाम यहाँ पर जाएगा इस फ्यूल में, और दूसरा आपको लगता है कुछ चैलेंजेस हैं कि आप बहुत आसानी से इंडोनेशिया 40 से 50 यहाँ पर चला जाएगा? नहीं मनीषा जी, आपका क्वेश्चन जो है बहुत ही रेलेवेंट है, क्योंकि इंडोनेशिया का एक मेजर अनाउंसमेंट आया कि B50 की तरफ वो जाना चाहते हैं, लेकिन ग्राउंड की जो एक प्रैक्टिकल स्थिति है उसका जानना हम लोग के लिए आवश्यक है। सो इसको दो तरीके से देखना चाहिए। एक तो इंडोनेशिया का कैपेसिटी और डोमेस्टिक मार्केट का रेडीनेस कि B50 को एब्जॉर्ब कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो उसमें जो ट्रायल्स हैं ऑटोमोबाइल्स और इन सब के, वो लार्जली हम लोग को मान के ही चलना चाहिए, वो हो भी चुके हैं कि ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है उसका B50 का एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है, उसमें डेफिनेटली हो सकता है। लेकिन जो प्रैक्टिकल ग्राउंड स्थिति है वो थोड़ा सा एक डिफरेंट पिक्चर पॉइंट करती है। तो हम लोग का अनुमान ये है कि एक तो पहला सबसे रिक्वायरमेंट है कि जैसे करीब $80 पर टन का जो सब्सिडी का रिक्वायरमेंट है, जो कि गवर्नमेंट को सपोर्ट करना पड़ता है बायोडीजल प्रोड्यूसर्स को, और वो कैपेसिटी उसको जुटाना कि सडनली फ्रॉम B40 से B50 की तरफ जाना, वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज का एलोकेशन एक बहुत बड़ा हो जाता है। और जैसे जैसे क्रूड के प्राइसेस अगर बढ़ेंगे, जैसे 120 से $117 हो गया था, 120 भी हुआ, अगर वो बढ़ता है किसी तरीके से, तो मेरे को लगता है फाइनेंशियली एक टफ निर्णय रहेगा इनका। दूसरा एक इशू है कि जो इंडोनेशिया ने काफी सारे जो नॉन प्रोडक्टिव, अनयील्डिंग, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में छोटे प्लांटेशंस थे, उसको सरकार ने डिफरेंट तरीकों से उसको अपने में एक्वायर कर लिया। ऑलमोस्ट 1.5 मिलियन हेक्टेयर्स का लैंड जो है, जो पाम ऑयल प्लांटेशन के जो यील्डिंग प्लांट से, जो कि लेस यील्ड कर रहे थे, उसको अपने पास ले लिया। तो इनका एक प्रोडक्शन अवेलेबिलिटी भी थोड़ा सा एक लिमिटेशन बनेगा। और तीसरा जो मेजर इशू है कि जो कैपेसिटी डोमेस्टिक इंडस्ट्री की है उसको बढ़ाना, कि 13 मिलियन टन करीब CPO जा रहा है अभी बायोडीजल के प्रोग्राम में उनके B40 में, और अगर B50 करेंगे तो 2.5 से 3 मिलियन टन की अवेलेबिलिटी का एडिशनल रिक्वायरमेंट आएगा। तो मेरा अनुमान ये है कि ये शायद अगर होगा भी तो एक ग्रेजुअल तरीके से ही होगा। हम लोग शायद B42 की तरफ, B43 की तरफ जा पाए, और मिनिमम 12 से 18 महीना लगेगा B50 की तरफ जाने के लिए। और तो ऐसा कोई इमीडिएट पॉसिबिलिटी मेरे को नहीं लगता है कि B50 तुरंत ही हो जाएगा इस साल में। डेफिनेटली वी आर टॉकिंग ऑफ 2027 में किसी टाइम पे, उसके सेकेंड हाफ में शायद हो सकता है, अगर ये सारे कंडीशंस मीट हो। मतलब फाइनेंशियल कैपेसिटी सरकार की हो, कितना सब्सिडाइज कर पाए, पाम ऑयल की अवेलेबल
उतना ही अच्छी रहे, और क्रूड ऑयल सबसे ज्यादा क्रिटिकल रहेगा कि कितने गैप पे कितना सब्सिडी देना पड़ेगा। फेयर पॉइंट संजीव जी। और सिर्फ इंडोनेशिया ही नहीं है, हमने इस तरह की पहल ब्राज़ील से, अर्जेंटीना की तरफ से भी आते हुए देखी है सोए के लिए। यहाँ पर यूएस के मैंडेट का ऑफकोर्स यहाँ पर इंतजार है। तो जो ये फूड एंड फ्यूल का डिबेट है, अब ये डिबेट नहीं है, ऑन ग्राउंड तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। क्या कुछ कंसर्न्स हैं आगे जाते हुए? बिकॉज एज ऑफ नाउ, जैसे कि हम सब बात करते रहते हैं, 25% ऑफ एडिबल ऑयल एज ऑफ नाउ फ्यूल में जा रहा है। आगे जाकर 4-5 सालों में आपको लगता है ये चिंता की बात रह सकती है? तो क्विकली भारत के दृष्टिकोण से अगर मैं देखूं तो इसमें क्लियर कट दो पार्ट्स हैं कि ऑलमोस्ट जब से वॉर शुरू हुआ है, पिछले अगर 1.5 महीने से देखें हम, तो पाम ऑयल ऑलरेडी $200 ऊपर पर टन ऊपर चला गया है। सोया ऑयल करीब 300 से $350 ऊपर चला गया, और सिमिलरली सनफ्लावर ऑयल में भी बहुत ही बढ़ोतरी हुई है। तो एज अ कंसर्न जहां तक फ्यूल का प्लान है वो डेफिनेटली है, उसमें कोई डिबेट है ही नहीं इस समय। लेकिन ये लार्ज पार्ट ऑफ जो तेजी आई है वो एक वॉर के कारण आई है। उसमें कोई फंडामेंटल लेवल पे कोई बहुत चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसके थ्रू ऑयल नहीं आता है। वो बेसिकली जो साउथ अमेरिका का आता है वो पूरा केप ऑफ गुड होप के थ्रू आता है, और ये जो ईस्टर्न साइड से आ रहा है वो अलग उससे आ रहा है। लेकिन इंडिया को कंसर्न डेफिनेटली होना चाहिए कि अगर ये $200 से $300 की बढ़ोतरी हुई है प्राइसेस में, और सप्लाई कंस्ट्रेंट है, और क्रूड प्राइसेस जो कि ब्रेंट क्रूड आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से बढ़ा है, अगर उसमें और तेजी से बढ़ोतरी होगी तो डेफिनेटली इंडिया के लिए कंसर्न है, क्योंकि फूड इन्फ्लेशन एक क्रिटिकल फैक्टर है सरकार के लिए भी और इंडस्ट्री के लिए भी है कि जितना भाव बढ़ के आएगा उतना ही दिक्कतें आएंगी। तो हम लोग को कंसर्न रहना चाहिए, वॉचफुल रहना चाहिए। लेकिन अगर कल को ये वॉर का स्थिति सुधर जाती है तो आप देखेंगे कि इमीडिएटली इसमें $100 से $150 इवन ज्यादा भी जो है, मेरे को लगता है इमीडिएट ड्रॉप होगा प्राइसेस में। ये जो इमीडिएट प्राइस में इंक्रीज भी आया है, कैसे देखते हैं आप पाम वीज़ावी अदर इंपॉर्टेंट ऑयल्स, स्पेशली सोया की अगर यहाँ पर बात की जाए? इंडिया क्या का कितना कवर्ड है? एंड ऑफ कोर्स समर के महीनों में इतनी ज़्यादा तेल की डिमांड नहीं होती है, लेकिन मानसून में हम देखते हैं कि एडिबल ऑयल डिमांड यहाँ पर इंडिया में बढ़ जाती है। तो अगर आने वाले 4-5-6 महीनों की बात की जाए, अगर करंट प्राइसेस यहाँ पर जारी रहते हैं और हम B50 की तरफ यहाँ पर तेल जाता हुआ देखते हैं, क्या इंडिया पे कोई इम्पैक्ट होगा या फिर ये ज़्यादातर सेंटिमेंटल है? तो इमीडिएट जो वॉर रिलेटेड पार्ट है वो सेंटिमेंट अधिक है, एसएनटी ड्रिवन लेस है। लेकिन जो फैक्ट ये है कि जो फ्रेट रेट्स ऑलमोस्ट 20 से 25% ऊपर चले गए हैं। ओरिजिन पे प्राइसेस डेफिनेटली ऊपर चली गई हैं। एक आपको जो बहुत क्रिटिकल फैक्टर है, कई बार हमारे डिबेट्स में नहीं डिस्कस हो रहा है, कि फर्टिलाइजर का जो प्रोडक्शन है और फर्टिलाइजर की जो प्राइसेस हैं वो एक वर्ल्ड में बहुत ही मेजर मुद्दा बना हुआ है इस समय। और अगर ये स्ट्रक्चरल तरीके से परेशानी रही फर्टिलाइजर्स की और प्राइसेस की भी परेशानी रही, तो मेरा अनुमान है कि उस पे प्रोडक्शन पे भी इम्पैक्ट होगा। तो हो सकता है अगले 2 महीने पे इम्पैक्ट ना हो, 3 महीने पे ना इम्पैक्ट हो, लेकिन अगर किसी भी कारणवश ये वॉर लंबा खिंचता है, फर्टिलाइजर की शॉर्टेज बनी रहती है, प्राइसेस उसी प्रकार से अगर आपके जाते रहे ऊपर फर्टिलाइजर के प्राइसेस, फ्रेट रेट्स नीचे नहीं आए, और जो शॉर्टेज ओवरऑल आप देख रहे हैं कि तेजी है बिकॉज ऑफ द वॉर, तो आई थिंक फिर एक सोर्स ऑफ कंसर्न है इंडिया के लिए भी कि आपका 2 से 3 महीने में आई थिंक ये सिचुएशन जो है एक हम लोग को बहुत ही गंभीरता से लेना पड़ेगा कि सप्लाई चेन सिक्योरिटी भी मेंटेन करें और उसको किस प्रकार से मैनेजमेंट हो सप्लाईज का और डिमांड साइड का। लेकिन अभी कोई मेजर इशू मेरे को नहीं लगता है, क्योंकि मस्टर्ड का ऑलमोस्ट 12 मिलियन टन का क्रॉप आ रहा है और सोया प्राइसेस 2 बढ़े हैं काफी सारा। लेकिन ओवरऑल अभी इमीडिएट बेसिस पे अगले 2 से 3 महीना मेरे को कोई इमीडिएट कंसर्न नहीं लग रहा है। ऑलराइट, साथ ही साथ एक एफएमसीजी इम्पैक्ट की यहाँ पर अगर बात करें संजीव जी, तो आप कहेंगे कि अगर ये जो $200 प्राइसेस सिंस वॉर यहाँ पर बढ़े हैं, क्या वो रिटेल में दिखने शुरू हुए हैं? रिटेल में अभी नहीं दिख रहे हैं, लेकिन आपको डेफिनेटली दिखेंगे। उसके 3 कारण हैं। पहले तो एक तो जो प्राइसेस इनपुट के जैसे बढ़ेंगे तो उसका डेफिनेटली अक्रॉस द बोर्ड जहां जहां इनपुट है इसका एज अ रॉ मटेरियल इम्पैक्ट आएगा। दूसरा चीज पैकेजिंग कॉस्ट से काफी बढ़ गए हैं, वो हम लोग को एक प्रकार से माइंडफुल रहना पड़ेगा कि 25 से 40% तक पैकेजिंग कॉस्ट बढ़े हैं। और तीसरा फैक्टर है कि इन जनरल वॉर ड्रिवन जो इंस्टीट्यूशनल डिमांड थी, जैसे आपके रेस्टोरेंट्स और
ये होरेका सेगमेंट है और काफी सारा, स्पेशली मैं एडिबल ऑयल सेगमेंट की बात कर रहा हूँ और उसी को लिंक करके एफएमसीजी लिंक कर रहा हूँ। तो आई थिंक इसमें ये थोड़ा सा सिचुएशन थोड़ी सी फ्लूइड है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और हम लोगों को एक प्रकार से सजग रहना पड़ेगा, इंडस्ट्री को भी और पॉलिसी मेकर्स को भी, कि इसको थोड़ा सा क्लोजली वॉच करें। लेकिन आई वुड ओनली से 2 थिंग्स कि राइट नाउ अगले नेक्स्ट 60 डेज देयर इज एब्सोल्युटली कोई वरी की हम लोग के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन उसके बाद अगर ये कंटिन्यू होता है और इश्यूज प्रीटी मच सिमिलर रहते हैं कि वॉर चल रही है, क्रूड बढ़ा हुआ है, सारी चीजें दिक्कत हो रही है, तो तब हम लोग को एक बार बैठ के क्लियरली विचार करना पड़ेगा कि किस तरीके से उसको मैनेज करना चाहिए। एंड फाइनली संजीव जी, किस तरह से आप देखते हैं FY26 यहाँ पर बीतता हुआ इंडिया के लिहाज से इन सेंस ऑफ डिमांड और इंपोर्ट्स? और दूसरा, अगर हम इस साल की अब यहाँ पर बात करें तो कुछ चिंता यहाँ पर एल निन्यो को लेकर सुनने को मिली है, सरकार शायद इसकी तरफ से प्लान बी भी देखना शुरू करेगी। दोनों ही एस्पेक्ट्स पे आपको क्या लगता है? अगर आप मेरे से बहुत ही व्यक्तिगत स्तर पे ओपिनियन पूछेंगी तो मैं बोलूंगा कि एल निनो का चांस नियरली पहले जो 30% दिखता था, करीब क्लोजर टू 55 से 60% है। और उससे डेफिनेटली अगर ड्राउट आता है तो एक प्रकार से आपको मालूम ही है कि इंडिया का मानसून पे डिपेंडेंस बहुत हाई है। तो हम लोग को थोड़ा सा ये डिमांड और सप्लाई साइड के ऊपर देखना पड़ेगा और विचार भी करना पड़ेगा। और मेरे को लगता है कि ये वाला जो नया फिस्कल आ रहा है, ये शायद कमोडिटीज के एंगल से थोड़ा सा ज्यादा मतलब चुनौतियों से भरा होगा। एंड पिछला जो फाइनेंशियल ईयर गया है उसके हिसाब से आप इंडिया का बैलेंस शीट कैसे देखते हैं, रिपोर्ट कार्ड कैसे देखते हैं? तो बैलेंस शीट बहुत ही कंफर्टेबल था पिछला साल। एक प्रकार से मैं बोलूंगा कि डिमांड साइड से, सप्लाई साइड से एक कंफर्टेबल स्थिति बनी भी रही। और ओवरऑल मार्च में हम लोगों ने देखा कि जो स्थिति उत्पन्न हुई है, जिसके मारे ये बिल्कुल पूरे चेंजेस हुए हैं। तो मेरा अनुमान है कि जो नया साल आने वाला है और अगर प्राइसेस इसी प्रकार से बढ़े रहे तो कुछ शायद डिमांड डिस्ट्रक्शन हो सकता है। और लेकिन हमारे इंपोर्ट्स हैं बिटवीन 15 से 16 मिलियन टन के डेफिनेटली होंगे। डोमेस्टिक प्रोडक्शन डेफिनेटली हमारा 10 मिलियन टन से बढ़ के आएगा, क्योंकि क्रॉप्स बहुत ही अच्छे हुए हैं पिछले साल। और जो वरीसम साइन अगर होगा तो अगर हमको एक बार ज्यादा प्रेडिक्टिव बेसिस पे क्लैरिटी होगी कि मॉनसून कैसे होंगे, इंपोर्ट्स किस प्रकार से चलेंगे। लेकिन ओवरऑल मनीषा जी, मतलब कोई अलार्मिंग सिग्नल किसी प्रकार का नहीं है। आई वुड से कि सबसे बड़ा जो मेजर सिग्नल इस समय है, जो कि एसएनडी के बेसिस पे, वो मैं बोलूंगा कि नियर टर्म पे वॉर और उससे जो इनपुट कॉस्ट पे जो तेजी आई है, वो हमारे लिए ज्यादा कंसर्न है। लेकिन होपफुली वॉर भी अगर 2-3 हफ्ते में क्लियर हो जाती है तो आप देखेंगे कि पूरा कमोडिटी का सीन इमीडिएटली चेंज होगा और सारे ड्रॉप इन प्राइसेस होगा। सारे एक तरीके से इमीडिएटली जो इक्वानिटी चाहिए कमोडिटी प्राइसेस के लिए, वो इमीडिएटली बनता दिखेगा हम लोग को। ओह एब्सोल्युटली। संजीव जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो ऑफ कोर्स जो पिछला 1-2 महीने रहे हैं, चाहे वो रुपी डेप्रिसिएशन है, इंपोर्ट कॉस्ट है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं वॉर को लेकर, जिन्होंने यहाँ पर पूरा का पूरा जो रिपोर्ट कार्ड है वो यहाँ पर थोड़ा सा बदला है, खराब किया है। लेकिन जैसे कहा गया कि अगर वॉर खत्म हो जाती है तो इमीडिएटली हम ये टर्न राउंड भी आता हुआ देखेंगे। ऑफ कोर्स आने वाले साल में काफ़ी कुछ यहाँ पर वॉच करने के लिए है, चाहे वो बायोफ्यूल मैंडेट्स हैं, एल निन्यो है, डिमांड है, प्राइसेस है, डिमांड पे उसका इम्पैक्ट क्या आता है वो भी है, और इंडियन इम्पोर्ट नंबर्स भी। वेल, इसी के साथ लेकिन एक ब्रेक का भी समय है। लौटेंगे तो हमारे साथ मनोज जी होंगे, उनसे लेंगे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। सोने चांदी और खाने के तेलों पे तो हमने बात की, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट क्यू जो यहाँ पर बाजार में है वो ऑफ कोर्स कच्चा तेल है। और मनोज जी, यहाँ पर अच्छी खासी मुनाफा वसूली देखने को मिली है। आज एक समय पे हमने $98 भी देखा था, वापस लौट के 103 है। तो ये जो $5-6 की ऊपर नीचे की बढ़त गिरावट है वो अभी भी यहाँ पर जारी है। आप देख सकते हैं अब सिर्फ 1% की गिरावट यहाँ पर बची है। एक समय था जब हमने यहाँ पर 4 से 5% तक की गिरावट भी यूरोपियन मार्केट्स खुलने के समय पे देखी थी। कैसे देखते हैं आप करंट क्रूड प्राइसेस, क्या करने की राय है? बिल्कुल मनीषा जी, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जिस तरह से जो वॉर को लेकर के लगातार स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, उसके हिसाब से हम देख रहे हैं जो है बड़ी बनी हुई है अप्स एंड डाउन दोनों तरफ की। लेकिन हम देख रहे हैं कि $90 जो है WTI यहाँ पे स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है और 102 से 104 का जो रेंज है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो हमारा मानना है कि जब तक यहाँ पे वॉर डीएस्केलेट नहीं होता, निचले स्तरों पर सपोर्ट जो है क्रूड में बने रहेंगे। MCX में हमारा मानना है कि 9000 जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, 9850 यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना हुआ है।
तो डिप्स में बाई की सलाह रहेगी। 9100 के आसपास के अगर स्तर मिलते हैं तो कच्चे तेल में बाई की रणनीति करना चाहिए जब तक वॉर डीएस्केलेट नहीं होता है। स्टॉप लॉस यहाँ पे 8850 के रखे जा सकते हैं। लक्ष्य ऊपर में 9600 तक के रहेंगे। ओवरऑल ट्रेंड अभी भी बुलिश है और यहाँ पे डिप्स में बाई की रणनीति बनाने की सलाह रहेगी। जी, रुपए पे आपकी क्या सेंस है, जहां पर एक बहुत भारी गिरावट हमने मार्च के महीने में और पिछले क्वार्टर में भी आते हुए देखी, 95 तक के स्तर छूते हुए नजर आए, अब यहां से क्या एक्सपेक्टेशन? कौन सी कमोडिटी की बात करें? रुपए की, इंडियन रुपी। रूपी में मेरा मानना है कि अभी यहाँ पे इंपोर्ट को लेकर के कंसर्न्स बने हुए हैं, तो बहुत ज्यादा यहाँ पे मजबूती रूपी में देखने को मिलेगी। वहां पे अभी हमारा मानना है कि कहीं ना कहीं निचले स्तरों पे फिर एक बार वहां पे जो है बिकवाली आती हुई नजर आएगी। तो रूपी का जो एक रेंज है 93.30 से ऊपर में 95.50, ये शॉर्ट टर्म में रेंज रहेगा। तो अगर यहाँ पे लोअर रेंज के आसपास 93.30 से 93.50 की रेंज आती है तो वहां पे फिर एक बार जो है बाई की सलाह रहेगी। हमारा मानना है कि अभी बहुत ज्यादा मजबूती यहाँ पे शॉर्ट टर्म में देखने को नहीं मिली, क्योंकि जो इंपोर्ट्स है वो यहाँ पे लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और हायर प्राइसेस जो है क्रूड ऑयल के वो भी यहाँ पे रूपी को इम्पैक्ट करते हुए नजर आएंगे। तो डॉलर में यहाँ पे 93.30 से 93.50 का जो रेंज है वहां पे बाय करने की सलाह रहेगी 92.5 के स्टॉप लॉस से। टारगेट वहां पे फिर एक बार 94.40 तक के रखे जा सकते हैं। मनोज जी, फाइनली एक मेटल्स पे भी कॉल लेना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर हम मार्च का क्वार्टर देखें या मार्च का महीना देखें फॉर दैट मैटर, एल्यूमिनियम ने बहुत बेहतरीन परफॉर्म यहाँ पर किया है। बाकी सारे के सारे मेटल्स यहाँ पर मार्च में गिरे हैं, चाहे वो सोना चांदी क्यों ना हो। कॉपर, जिंक, टिन, निकल में यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। अब यहाँ से एक नए महीने की शुरुआत है और हल्की सी खरीदारी भी बनती हुई नजर आई है। क्या करने की राय देंगे आप? एल्यूमिनियम में बिल्कुल मनीषा जी, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो सप्लाई कंसर्न है उसके चलते मजबूती है और $3400 एलएमई यहाँ पे एल्यूमिनियम क्रॉस करते हुए नजर आया है। कहीं ना कहीं 3550 3600 जो है वो एक रेजिस्टेंस जोन रहेगा। उस लिहाज से भारतीय बाजारों में 370 से 374 का जो है वो एक रेजिस्टेंस जोन रहेगा। तो लॉन्ग की पोजीशन अगर निचले स्तरों पर बनाई है तो 360 से 370 के जोन में प्रॉफिट बुकिंग करने की सलाह रहेगी। इनफैक्ट यहाँ पे कॉपर में निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी देखने को मिली। हम देख रहे हैं कि एलएमई $12,000 के ऊपर ट्रेड हो रहा है, तो कॉपर में यहाँ पे रिकवरी शॉर्ट टर्म में बन सकती है, जो कि 1188 से 1204 तक की रहेगी। तो एल्यूमिनियम में ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली की सलाह रहेगी। वहीं कॉपर जो अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट है वहां पे 1160 से 1150 का जो दायरा है वहां पे बाय किया जा सकता है 1138 के स्टॉप लॉस से। लक्ष्य वहां पे 1188 तक के रखे जा सकते हैं। एग्रीकल्चर कमोडिटीज में कुछ देखना चाहेंगे आप मनोज जी? क्या उसमें किस तरह की मूवमेंट है, स्पेशली जब यहाँ पर एल निनो का थोड़ा सा कंसर्न है और मसालों में जिस तरह की तेजी बनती हुई नजर आई है? बिल्कुल, यहाँ पे ओवरऑल जो ट्रेंड है ओवरऑल एग्री कमोडिटीज का बुलिश लगता है। जिस तरह से यहाँ पे वेदर पास आता है तो उसी तरह से ओवरऑल एग्रो कमोडिटीज में सपोर्ट्स बने हुए। साथ में वॉर डीएस्केलेट होगा तो निश्चित रूप से वहां पे स्पाइस कॉम्प्लेक्स के लिए को बड़ी पॉजिटिव ट्रिगर होगी। जीरा यहाँ पे स्पाइस में निचले स्तरों पर अपने सपोर्ट्स को होल्ड कर रहा है। 21,850 का जो स्तर है वो बाइंग का लेवल है। 21,500 के स्टॉप लॉस से 22,600 के लक्ष्य के लिए। साथ ही कोरिएंडर में हमने एक अच्छी जो है मजबूत फंडामेंटल्स की देखी है। आज यहाँ पे मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। कीमतें अगर 12,000 के स्तर पे मिलती है वहां पे फ्रेश बाय करने की सलाह रही। स्टॉप लॉस 11,600 के नीचे का रखना है 13,000 तक के लक्ष्य के लिए। तो ओवरऑल स्पाइसेस कॉम्प्लेक्स में जीरा और कोरिएंडर यहाँ पे बेहतर लगते हैं। वहीं कॉटन सीड ऑयल केक में एक अच्छी रैली देखी है तो यहाँ पे कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है। तो हमारा मानना है कि यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन में एक बार मुनाफा वसूली कर लेना चाहिए। फ्रेश बाय के लिए यहाँ थोड़ा वेट करना चाहिए। हमारा मानना है कि कमोडिटी फिर एक बार 3,510 से 3,480 तक दिखा सकते। ऑलराइट, तो कुछ तेजी यहाँ पर मसालों में जारी रह सकती है, लेकिन कुछ कमोडिटीज हैं एग्रीकल्चर में भी जहाँ पर मुनाफा वसूली करने की राय यहाँ पर मनोज जी की तरफ से है। मनोज जी, बहुत शुक्रिया एज ऑलवेज साथ जुड़ने के लिए, तमाम स्ट्रैटेजीज भी हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। लेकिन आपको बता दें कि अब की बार भीषण गर्मी से राहत मिलने के पूरे आसार दिख रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक इस साल अप्रैल से जून के बीच देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी से राहत मिल सकती है। इन 3 महीनों में अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे रहने का अनुमान है। इस पर मौसम वैज्ञानिक नरेश कुमार से बात की हमारे संवाददाता असीम मनचंदा ने। आइए सुनवाते हैं आपको। अगर हम टेम्परेचर्स की बात करें, मैक्सिमम टेम्परेचर्स आने वाले 3 महीनों के लिए हमारा अनुमान यही है, स्पेसिफिकली नॉर्थ वेस्ट और एडजॉइनिंग सेंट्रल इंडिया
जो टेम्परेचर्स हैं वो सामान्य रहेंगे, जो सामान्य से कम रहने का अनुमान है। और इसके अलावा ईस्ट और ज्वाइनिंग ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया और साउथ ईस्ट पेनिनसुलर इंडिया, स्पेसिफिकली जो ईस्ट कोस्ट है, वहाँ पे हमारा अनुमान है वो टेम्परेचर सामान्य से ज़्यादा रहने का है। अगर आप आने वाले दिनों की बात करें, अभी भी हमारा यही अनुमान है कि एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है जिसका प्रभाव 3-4 को रहेगा। 3-4 रहने के कारण उसका क्या है कि पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी, हिल स्टॉर्म रहेगा। उसके साथ हिमालय में भी हैवी रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है। कौन कौन से राज्य हैं जहां पर कि हम गर्मी आती है इस वक्त, इस मई और जून में देख सकते हैं? देखिए, ज़्यादातर जैसे हमने बताया, ज़्यादा पॉसिबिलिटी ईस्ट इंडिया में रहेगा ज़्यादातर, जो भी पूरा स्टेट्स हैं, उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, इवन आंध्रा, इन राज्यों में ज़्यादातर टेम्परेचर ज़्यादा रहने का। ऑलराइट, तो ये ऑफ कोर्स एज ऑफ नाउ है खबर आती हुई मौसम के लिहाज से। एज ऑफ नाउ जो अप्रैल का महीना है, यहाँ पर ज़्यादा गर्मी नहीं होने की एक्सपेक्टेशन है। मार्च के महीने में ऑफ कोर्स हमने काफ़ी इरेटिक मानसून और गर्मी यहाँ पर बनते हुए देखा भी था। पर इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है। मुझे दीजिए इजाज़त, हम ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आवाज़ समाचार। Go